शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री का मैं आपको परिचय दूंगा। तो ज्यामिति, ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामिति कहा जाता है। ज्यामिति, ज्यामिति को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द हमारा है ज्या प्लस मिति, ज्या प्लस मिति। ज्या शब्द का अर्थ क्या होता है और मिति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्या शब्द का अर्थ आपका होता है भूमि। ज्या शब्द का अर्थ होता है भूमि या कहें कि पृथ्वी। ज्या शब्द का अर्थ हमारा होता है भूमि या पृथ्वी। और मिति शब्द का अर्थ होता है, मिति शब्द का अर्थ होता है मापन। क्या होता है? मापन। समझ में आ रहा होगा आपको। यानी भूमि या पृथ्वी पर हमारी इन आँखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, इस भूमि पर, पृथ्वी पर हमारी आंखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है, आपके सामने आपकी मोबाइल दिखाई दे रही है, आपका ईयरफोन दिखाई दे रहा है। जितनी भी चीज़ें हमारी आंखों से दिखाई देती हैं या हमारे पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका हम लोग मेजरमेंट यानी उनके बारे में मापन, उनकी गणित जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, वो शाखा हमारी ज्यामिति के अंतर्गत आती है। यानी आपके सामने आपके घर की दीवार दिख रही होगी, तो आपके अपने दीवार की मेजरमेंट करना है, मापन करना है, तो आप किस गणित को जानते रहेंगे तो अच्छे से अच्छे मापन कर पाएंगे, तो हो जाएगी ज्यामिति। जैसे मान लीजिए कि मकान वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो जो आर्किटेक्चर वगैरह से लोग अपने घर का नक्शा वगैरह बनवाते हैं, तो उनको किस चीज़ की नॉलेज सबसे बेहतर होती है? तो उनको ज्योमेट्री की नॉलेज सबसे बेहतर होती है। ठीक है, तो हम लोग ज्यामिति को दो हिस्से में जानते हैं कि ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्या प्लस मिति। ज्या का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी और मिति का अर्थ होता है मापन। यानी यह कह सकते हैं कि भूमि या पृथ्वी पर दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उसका मापन हम लोग जिस गणित के शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं, वही हमारा ज्यामिति, ज्योमेट्री कहलाती है। कुछ लोग उसको रेखा गणित भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्योमेट्री की शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, सपोज करिए कि कोई मकान है, मान लीजिए कि कोई ये घर है, आपका भी मकान होगा, आपका घर होगा। सपोज करिए कि मान लीजिए कि आपका घर है, मकान है, ठीक है, ये आपका घर है या मकान है। अब आपको पता होगा कि किसी भी घर को या मकान को बनने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट किसी की भूमिका है, तो वो होती है नींव की। किसकी आवश्यकता होती है? नींव की। नींव पर ही वो खड़ा है, नींव पर ही क्या है, मकान हमारी खड़ी है। सबसे ज़्यादा हमको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसके बेस की आवश्यकता है, आधार की आवश्यकता है। ठीक है ना, बेस। या इसी को अगर ज्योमेट्री के भाषा में समझे तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा आपको पहले सीखना है तो ज्योमेट्री की बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, तब आप उससे ज़्यादा उसकी चीज़ों को जान पाएंगे। यानी अगर हमको ज्योमेट्री को शुरुआत करना है तो उसके बेसिक को सबसे पहले हमें जानना होगा। ठीक है, उसके बाद से बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। यानी घर में आपके दीवार बनी है, दीवार में छोटे छोटे ईंट लगे हुए हैं, ईंट से ऐसे करके आपका मकान पूरा तैयार हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों से अगर आप ध्यान देंगे तो आपके मकान में छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये पूरा मकान बना हुआ है। उसी तरह अगर हम ज्योमेट्री में त्रिभुज पढ़ते हैं, चतुर्भुज पढ़ते हैं, घन पढ़ते हैं, घनाभ के बारे में पढ़ते हैं, तो अनेक छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि उन छोटी चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते रहेंगे या आप नहीं जानते रहेंगे, तो आप कैसे बता पाएंगे, कैसे उसको बना पाएंगे? तो मेरे कहने का मतलब कि हम लोग ज्योमेट्री को शुरू करेंगे तो एकदम ग्राउंड लेवल से। मैं बोला हूँ कि ये हमारा बैच बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत हो रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं ये शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहली डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला डिफिनीशन क्या है? ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सरफेस के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानना है? सरफेस के बारे में। सरफेस को हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जाता है तल या पृष्ठ कहा जाता है। तल या पृष्ठ कहा जाता है।
तल या पृष्ठ, इंग्लिश में उसको सरफेस कहा जाता है। तल या पृष्ठ क्या होता है? तो देखिए, तल या पृष्ठ हम किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु का, आप अपनी मोबाइल में, आप ये वीडियो हमारी अपने मोबाइल में आप देख रहे हैं, या किसी भी वस्तु, मान लीजिए चेयर पर बैठे होंगे, टेबल पर बैठे होंगे, या अपने बेड पर लेटे होंगे, या किसी कहीं पर न कहीं पर तो होंगे ही, ठीक है। तो आप किसी न किसी वस्तु के टच में ज़रूर होंगे, किसी न किसी वस्तु के टच में ज़रूर होंगे, या मोबाइल को अपने हाथ में ऐसे पकड़े होंगे और ऐसे वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो, मोबाइल हो या हमारी आंखों से जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, किसी भी वस्तु का सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा, कौन सा हिस्सा? सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा जो सबसे टॉप में होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा। क्या सबसे ऊपरी हिस्सा? जैसे मान लीजिए कि ये हमारी स्किन है, तो स्किन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा, जो हमारा ये चमड़ी है, ठीक है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड का जो सबसे ऊपरी हिस्सा ये है, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग टच करके, छू करके महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है, या टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, वह उस वस्तु का पृष्ठ कहलाता है। आप मोबाइल का जो हिस्सा पकड़े होंगे तो एक किसी न किसी पृष्ठ को आप पकड़े होंगे, किसी एक पृष्ठ में आप वीडियो देख रहे हैं, जो अपनी मोबाइल का ऐसा हिस्सा है उसमें आप वीडियो देख रहे हैं, उसी को तल या पृष्ठ कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का सबसे बाहरी हिस्सा या सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग छू कर महसूस कर सकते हैं, वही तल या पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। यही हो गया तल या पृष्ठ। अब तल और पृष्ठ के बारे में हम लोग जानेंगे कि तल और पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं। तल और पृष्ठ कितने तरह का हो सकता है? मान लीजिए आप किसी वस्तु को छू रहे हैं, तो किसी वस्तु का तल खुरदुरा हो सकता है, खुरदरा हो सकता है। किसी वस्तु का तल जो हो सकता है मुलायम हो सकता है, किसी वस्तु का तल मुलायम हो सकता है। किसी वस्तु का तल आप देख रहे होंगे तो सभी जगह समान हो सकता है, सभी जगह समान रहेगा, किसी वस्तु का तल ऐसा भी होता है। किसी वस्तु का तल मोड़दार होता है, मोड़, उसमें मोड़ रहेंगे या मोड़दार होता है, मोड़दार। इसी को अगर शुद्ध शब्द में कहा जाए गणित के तो वक्र होता है, वक्र, मोड़दार मतलब वक्र तल होता है, ठीक है, वक्र तल होता है। और जब सभी जगह समान होता है यानी हर जगह बराबर होता है, इसको हम लोग समतल कहते हैं। इसको अगर शुद्ध शब्द में कहा जाए तो सम और तल, ऐसा तल जो सभी जगह समान हो, समतल कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसा थोड़ा है कि सभी वस्तु मुलायम ही होंगी, कुछ वस्तु खुरदुरा हैं। किसी वस्तु का, मान लीजिए कि वॉलीबॉल आप अगर छूते होंगे, वॉलीबॉल जो खेलने वाली है, क्रिकेट की जब गेंद आप अपने हाथ में पकड़ते होंगे तो जो आपको जैसा फीलिंग होता होगा या जैसा उसका सरफेस है, वैसा सरफेस आपके दीवार का नहीं। आपको दीवार पर अगर हाथ चलाना है तो आपके दीवार पर ऐसे हाथ चलेगा, ठीक है। इस पर अगर मान लीजिए हमको हाथ चलाना है तो इस पर हमारा हाथ ऐसे चलेगा, जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हमें मिटाना है तो ऐसे चलेगा, सपोज करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सभी वस्तुओं का सरफेस एक जैसा नहीं होता है। किसी वस्तु का सरफेस खुरदुरा हो सकता है, किसी वस्तु का सरफेस मुलायम हो सकता है, किसी वस्तु का सरफेस सभी जगह समान यानी इक्वल हो सकता है, किसी का मोड़दार या वक्रतल हो सकता है। कैसा? मोड़दार या वक्रतल, कर्व हो सकता है, इंग्लिश में कर्व कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको तल या पृष्ठ के बारे में पता हो गया है कि किसी भी वस्तु का सबसे बाहरी हिस्सा जिसको हम लोग छू कर या टच करके महसूस कर सकते हैं, वही उसका तल कहलाता है, ठीक है। अगली डिफिनीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला डिफिनीशन आ गया प्लेन। प्लेन को हिंदी में कहें तो समतल कहा जाता है, प्लेन को हिंदी में समतल कहा जाता है, प्लेन को हिंदी में समतल कहा जाता है। समतल एक ऐसा तल होता है जो सभी जगह समान होता है,
सभी जगह समान होता है। समतल कैसा तल होता है? तो सभी स्थान पर ये समान होता है। सभी स्थान पर समान होता है, यानी बराबर होता है। समतल जो अब आपका होता है सभी स्थान पर समान होता है। जैसे आपके घर में शीशा होगा, चेहरा देखने वाला बड़ा शीशा होगा, छोटा शीशा होगा, आप शीशा देख रहे हैं। मोबाइल की स्क्रीन आपकी कैसी है? समतल है बिल्कुल। आपके घर की दीवार कैसी है? समतल है। आप जो किताब कापी आप पढ़ते हैं, जो पेज एक देखते हैं, तो पेज वगैरह कैसा होता है? समतल होता है। ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड कैसा है? समतल है। ठीक है। ब्लैक बोर्ड जो होता है कैसा होता है? समतल होता है। दरवाज़ा कैसा होता है? समतल होता है। ठीक है ना। टेबल मेज के ऊपर जहाँ पर आप किताब कापी रख के पढ़ते होंगे वो कैसा होता है? समतल होता है। ये समतल के तमाम उदाहरण हैं जिसका तल सभी जगह समान होता है। ठीक है, उसी को हम लोग समतल कहते हैं। समतल के बारे में अब हमको जानना पड़ेगा कि समतल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, वो होता है एक हमारी लंबाई पाई जाती है और चौड़ाई पाई जाती है। समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है। ठीक है। समतल में कोई मोटाई नहीं होती है और कोई ऊंचाई नहीं होती है। यानी ऊंचाई कहें, समतल में ऊंचाई कहें या मोटाई कहें, ये नहीं पाया जाता है। ये दोनों नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। ये दोनों नहीं पाया जाता है। ऊंचाई और मोटाई नहीं होती है किसी भी समतल में। ठीक है। नॉर्मल इसी तरह प्रश्न पूछ सकता है, आपको प्रश्न बना सकता है आपसे कि किसी समतल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। ये समतल देखने में कैसा होता है? तो आपके घर का शीशा देखने में कैसा होता है? ऐसे चतुर्भुजाकार होगा। समतल देखने में ऐसा होता है। और इसमें क्या पाई जाती है? लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है। लेकिन कैसी लंबाई और चौड़ाई, कितनी लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, आपसे प्रश्न हो सकता है। तो एक समतल देखने में ऐसा होता है और इसको चारों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। चारों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है या फैलाया जा सकता है। चारों दिशाओं में अनंत तक इसको बढ़ाया या फैलाया जा सकता है। ठीक है। यानी अनंत तक इसका विस्तार होता है। तो जब इसका विस्तार अनंत तक होगा तो हम इसकी लंबाई के बारे में तब समझ सकते हैं कि अनिश्चित लंबाई इसकी होती है। कैसी लंबाई होती है? अनिश्चित लंबाई। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, चौड़ाई भी अनिश्चित होती है। ठीक है ना। यानी डेफिनिट नहीं होती, डेफिनिट और इनडेफिनिट होता है। ठीक है ना। तो इसकी लंबाई डेफिनिट नहीं होती, निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित लंबाई होती है। ठीक है। यानी समतल को चारों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक फैलाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। अगर मान लीजिए कि ये समतल है, मुझे इसको मिटाना है, तो मैं कैसे मिटा सकता हूँ? देखिए, लंबाई में मिटा रहा हूँ और ये चौड़ाई में मिटा रहा हूँ। इसी तरह मैं इसको मिटा सकता हूँ एक समतल को। ठीक है। यानी समतल पर अगर हमें हाथ चलाना है तो चाहे तो हम लंबाई में चला सकते हैं, चाहे चौड़ाई में। ऊंचाई में उससे बाहर आएंगे तो उससे टच हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। यानी एक समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, अनिश्चित लंबाई, अनिश्चित चौड़ाई पाई जाती है। ठीक है। आपको ये डिफिनीशन प्लेन की समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा आ गया फिगर। ज्योमेट्री में मैं बताया हूँ कि ज्यामिति में हम लोग अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में हम लोग मेजरमेंट या मापन पढ़ते हैं तो फिगर के बारे में पढ़ते हैं। फिगर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आकृति कहा जाता है। फिगर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आकृति कहा जाता है। आकृति तो आप लोग समझ सकते हैं, या कहिए कि फिगर को चित्र कहा जाता है। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या हैं? आकृति और चित्रों के बारे में ही तो पढ़ते हैं और उसी के गुणों को जान जाते हैं, प्रॉपर्टीज को जान जाते हैं। ठीक है। तो आकृति या चित्र, फिगर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब फिगर के बारे में हम लोग जानेंगे कि जितने भी फिगर के बारे में आप लोग आज तक पढ़ते आए होंगे। एक फिगर होता है, बिंदु हो गया, सपोज करिए कि रेखा हो जाती है, किरण हो जाता है,
बिंदु हो गया, रेखा हो गया, किरण हो गया, रेखाखंड हो जाता है, उसके बाद से त्रिभुज हो जाता है, मान लीजिए चतुर्भुज आपका हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है मान लीजिए। इस तरह जितनी भी आकृति हम लोग पढ़ते हैं, फिगर देखते हैं, आपका मान लीजिए घनाभ हो गया, सपोज करिए कि आपका क्या हो गया, घनाभ हो गया, मान लीजिए घनाभ की आकृति हो गई, आपको दिखाई दे रहा है घनाभ की आकृति हो गई, घन की आकृति हो गई। ये सब चित्र हैं, आकृतियां हैं। और ज्योमेट्री में जितनी भी आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उन सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। ज्योमेट्री में आने वाली आकृति यानी ज्यामितीय आकृति क्या कहा जाता है, ज्यामितीय आकृति कहा जाता है। इन सभी फिगर्स को क्या कहेंगे, ज्यामितीय आकृति कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ज्यामितीय आकृति कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ज्यामितीय आकृति। ये भी एक ज्यामितीय आकृति है, ये भी एक ज्यामितीय आकृति है, ये भी क्या है, ज्यामितीय आकृति, ये भी क्या है, ज्यामितीय आकृति है हमारा, ये भी ज्यामितीय आकृति है। और हम ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये भी एक ज्यामितीय ही आकृति है। ठीक है, यानी आकृतियाँ। अब आकृति के बारे में भी कुछ जानना में है। आकृतियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। आकृतियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की आकृति पाई जाती हैं। ठीक है, आकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होता है 2D और एक होता है 3D। आकृतियाँ में दो तरह की होती हैं, एक 2D आकृति होगी और एक 3D आकृति होगी। एक हमारा होता है 2D और एक होता है क्या, 3D। यानी आकृति दो तरह की होगी, एक होती है 2 डायमेंशन और एक होती है 3 डायमेंशन। जिसमें दो भुजाएं पाई जाती हैं, 2 डायमेंशन पाई जाती है, उसको 2D फिगर कहा जाता है। और जिसमें तीन विमाएँ या 3 भुजाएं पाई जाती है, उसको 3D फिगर कहा जाता है। जैसे मैं अभी घन या घना बनाया था, आपका मकान है तो मकान कैसा फिगर है, 3D फिगर है। हम लोग अपने आँखों से जो देख रहे हैं सारी चीज़ों को किस में देख पाते हैं, 3D में देख पाते हैं। ठीक है, 2D में नहीं देख पाते। 2D का मतलब ये होता है कि 2D में सिर्फ और सिर्फ हमारी दो चीज़ें पाई जाती है। मान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, तो हमारा लेंथ पाया जाएगा और ब्रीड्थ मतलब चौड़ाई। यानी 2D फिगर में लंबाई और चौड़ाई बस पाई जाती है, मतलब 2 डायमेंशन पाई जाती है बस। और जो 3D फिगर होता है, 3D फिगर में हमारा तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई भी पाई जाएगी, चौड़ाई भी पाई जाएगी और ऊंचाई भी पाई जाती है, लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट। जिस फिगर के लिए ये तीनों चीज़ें जरूरी होती हैं। सॉरी, 1 मिनट, लाइट कट गई, 1 सेकंड के लिए। सॉरी, लाइट कट गई थी बीच में। चलिए, हम लोग देख रहे थे कि 2D फिगर और 3D फिगर। 2D फिगर जो हमारा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन पाई जाती हैं, 2 भुजाएं पाई जाती हैं, और वो है मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई। 3D फिगर होता है तो 3D फिगर में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। जैसे 3D का अगर उदाहरण मैं आपको दूं तो 3D फिगर के उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ हो गया। उसके बाद से बेलन हो गया, बेलन जिसको सिलेंडर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से शंकु हो गया, गोला हो गया, गोला यानी स्फेयर जिसे कहा जाता है। ठीक है, 2D फिगर में तो आप जानते ही होंगे, पॉइंट बिंदु हो गया, रेखा हो गई, रेखाखंड हो गया, किरण हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तमाम आकृतियाँ हैं, विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको आकृति के बारे में समझ में आ रहा होगा कि आकृति कितने तरह की होती है। आकृति 2 तरह की होती है। ठीक है, आकृति 2 तरह की होती है, एक 2D फिगर हमारा होता है और एक 3D फिगर होता है। सबसे पहले हम लोग इस ज्योमेट्री की थ्योरी की क्लास में सबसे पहले 2D फिगर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्लास है हमारी बिल्कुल 0 लेवल से बहुत ही धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं ज्योमेट्री आती होगी उनको ज्योमेट्री पूरी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए।